ये बात है 1999 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल की। तब फाइट क्लब की स्क्रीनिंग हो रही थी, तो वहां एक तरफ ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन साथ बैठे थे। मूवी चल रही थी पर उसके ह्यूमर पर किसी को हंसी नहीं आ रही थी। सेकेंड हाफ तक कई लोग भी जा चुके थे। मतलब मूवी गॉट बूड। तब एक मोमेंट आता है जब ब्रैड एडवर्ड की तरफ देखते हैं और मुड़कर ये बोलते हैं, Brad, and as the credits rolled, Brad looked at me in the dark, crying, and he said, "That's the best film we'll ever be in." अब वो शायद सार्कास्टिकली बोल रहे हो, क्योंकि जब ये मूवी आई थी ना तो बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप हो गई थी, पर स्टिल वो गलत नहीं बोल रहे थे। आप सोचो एक बार कि ऐसा इम्पैक्टफुल रोल ट्रॉय के अलावा शायद ही किसी मूवी में ब्रैड ने किया है, और IMDb पर टॉप 5 हाईएस्ट वोटेड फिल्म में से ये एक है। प्लस ब्रैड की हाईएस्ट रेटेड मूवी भी यही है। प्लस ये मूवी कल्ट क्लासिक तो बन ही चुकी है। अब इसके कई रीजन हैं, जैसे इस मूवी का थोड़ा डार्क ह्यूमर, My God, I haven't been that since grade school. या फिर इसमें अलग अलग तरह की बड़ी फैसिनेटिंग सी कभी ना सुनी गई एक्सपोजिशन भी है। You know where they put oxygen mask in your lungs? So you can breathe. Oxygen gets you. Be catastrophic emergency. Take giant panic breaths. Suddenly you become euphoric, docile. You accept your fate. या फिर जिसकी वजह से मेजरली ये ज्यादातर लोगों को याद रहती है, इसका प्लॉट ट्विस्ट। That's right. पर अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर के नजरिए से सोचो तो ये सारी चीजें ना एक अच्छे फिलर की तरह हैं, या फिर आखिर का जो प्लॉट ट्विस्ट है वो बस एक पे ऑफ है। पर जो चीजें किसी भी मूवी को अच्छा बनाती है ना, जो राइटर चाहता है कि उसके पास उसकी कहानी में हो, वो ये है कि ये उसकी कहानी लोगों को कहना क्या चाहती है, कहानी की फिलॉसफी। अब अगर मूवी एक ही आइडिया को पुश करती है, एक ही फिलॉसफी को, तो वो थोड़ी प्रीची हो जाती है कि भाई भाई क्यों ज्ञान दे रहा है। इसलिए कहानी कहना क्या चाहती है, उसके मैसेज को एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए होता है, यानी फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट। और इस मूवी की और भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि यही चीज भी बहुत क्रिएटिव तरीके से दिखाती है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो रिसेंटली 10 नवंबर 2025 में दिल्ली में केस हुआ, उसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के सामने रखा कि यार पढ़ने लिखने वालों में ना समझ आ जाती है, और ये जो लोग रेडिकल हरकतें करते हैं ना, ये छोटे घर से आए हुए एकदम अनपढ़ लोग होते हैं, ये पैसे के लिए करते हैं। पर इस अटैक को करने वाले पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे जिनकी ठीक ठाक जॉब थी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी के बारे में जानने के लिए मैं अपनी इन दोनों ही वीडियो पर जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने काफी साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी, और ये जितनी भी थ्योरी स्टडीज पेपर्स हैं ये एक तरीके का ना पैटर्न दिखाते हैं। और जब मैंने ये चीज नोटिस की तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, और जक पोलोनियक के लिए मेरे मन में काफी इज्जत भी आ गई थी कि फाइट क्लब की जो पूरी स्टोरी है उसका प्लॉट प्रोग्रेशन है ना, वो उन थ्योरीज के पैटर्न की तरह ही है। यानी अगर आपको इन थ्योरीज को समझना है तो आप मूवी को ही ध्यान से समझो। देखो दोस्तों, बचपन से ही हम सभी को स्कूल का करिकुलम बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता था, और मेजरली हम सबको मौका नहीं मिलता था कि जो हम जेन्युइनली सीखना चाहते हैं वो सीखने का। स्कूल्स का अपना एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम की एक मेजर फिलॉसफी होती है कि बोरिंग चीजों से ही आपकी जिंदगी बनेगी। तो जैसे तैसे करके हम जिंदगी सेट करते हैं। फिर उसके बाद ना हम सभी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होती है, जिसके बारे में 1978 से 95 के बीच में एक सीरियल बॉम्बर था, टेड क्रेजेंस्की। वो इसके बारे में अपने 190 पेज के मैनिफेस्टो में बात करता है। पहले के समय में मेल्स जब दूर चल के रिसोर्सेज ढूंढने जाते थे, या फिर घर से काफी दूर रहकर अपना काम करते थे, तो वापस आकर एक आराम की जब वो नींद लेते थे या चैन से खाना खाते थे, तो उसमें उनको ना बहुत सुकून मिलता था, एक अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग होती थी। पर जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, फिर ग्लोबलाइजेशन आई, तो उससे सारा काम आसान हो गया। हर चीज हमें एक अमाउंट देकर टेबल पर मिलने लगी, मोस्टली सभी चीजें अवेलेबल हो गई। तो मतलब बेसिक नीड्स की कोई जब सिग्निफिकेंस नहीं रही, इसलिए फिर हमें अकॉम्प्लिश्ड और सिग्निफिकेंट फील करने के लिए अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। इनको वो अपने मैनिफेस्टो में सरोगेट एक्टिविटी बोलता है, जैसे ब्रांडेड जूते, महंगी गाड़ियां, फोन, हॉट बंदी पटाखे सबको शो ऑफ करते हैं, या फिर सोशल मीडिया स्टोरीज पर अपनी लाइफ को अमेजिंगली हैपनिंग दिखाना, या आजकल के ट्रेंड्स वाली रील्स बनाना, फॉलोअर्स गेन करना। टेड ये भी बोलता है कि लोग ये सब सरोगेट एक्टिविटीज में मोस्टली खुश रहते हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान मेहनत भी करता है पर सरोगेट एक्टिविटीज नहीं कर पाता। इससे वो अकॉम्प्लिश्ड और सिग्निफिकेंस फील करने का जो इल्यूजन होता है ना, वो फील नहीं कर पाता।
अब इसका रीजन कम समय हो सकता है, या फिर घर की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या फिर आजकल सोशल मीडिया पर अटेंशन गेन करने को ही स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि यार ये तो इंटेलेक्चुअल्स के लिए नहीं है, या फिर लोगों को खुद ही अवेयरनेस हो गई है। Self-improvement is masturbation. Now self-destruction. अब दोस्तों ये जितने भी डॉक्टर्स थे वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से आने वाले ही लोग थे जो मेहनत करके डॉक्टर बने। तो इनके माइंडसेट को समझने के लिए हमको ना एक बार डॉक्टर्स की ही जिंदगी को देखना होगा। ये लोग सभी की तरह इतनी पढ़ाई कर कर सबसे पहले नीट क्रैक करते हैं, फिर उसके बाद 5.5 साल पढ़ाई करते हैं, इंटर्नशिप होती है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज में जॉब प्लेसमेंट नहीं होती। अब अगर इनके पापा डॉक्टर हैं तो इनके मजे आ जाते हैं, पर नहीं है तो फिर इनको जूनियर रेजिडेंट की खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ती है। और आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे या फिर सरप्राइजिंग लगे कि डॉक्टर्स भी अनएम्प्लॉयड घूमते हैं। अब अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो मैंने कुछ डॉक्टर्स से ही सुना है कि उनको भी जेबें गर्म करनी पड़ती हैं जॉब के लिए। फिर जैसे ही जॉब लग जाती है तो सुबह जल्दी उठ जाओ, ओपीडी पहुंच जाओ, फिर पेशेंट्स को देखो। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की लाइन रुकती नहीं है। फिर खाना खाया हो या ना खाया हो, जल्दी जाके वार्ड्स के पेशेंट को देखो। और जूनियर रेजिडेंट्स का ही ऐसा होता है कि ये काम अवॉइड नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है अभी चाय पी रहा हूँ, स्मोकिंग ब्रेक लिया है, कर दूंगा, क्योंकि सामने वाला दर्द में होता है तो ये काम कैसे अवॉइड करेंगे। और मैंने डॉक्टर्स से ये भी सुना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर जो भी इंजीनियर्स, स्कॉलर्स, लॉयर्स या बाकी प्रोफेशंस वाले जिम भी चले जाते हैं, वीकेंड्स पर आउटिंग भी कर लेते हैं। मतलब उनके पास अपनी पर्सनल चीजें करने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम होता है। पर मेजरली जूनियर रेजिडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब इससे निकलने के लिए पीजी के पेपर क्लियर करो, फिर 3 साल पढ़ के एमडी या एमएस बनो। और हमको ऐसा लग सकता है जो डॉक्टर्स नहीं है कि जो डॉक्टर है उसको लगता होगा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, एक प्राइडफुल वाली फीलिंग होती है। बट वो डॉक्टर पूरा दिन डॉक्टर्स के ही साथ रहता है, तो ये चीज ना बड़ी आम सी हो जाती है कि वो एक डॉक्टर है। यानी डॉक्टर्स की जिंदगी में जो भी अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग होती है ना, वो ये तभी फील करते हैं जब उनको पहली बार कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिला होता है, या जब उनको एमबीबीएस की फाइनली डिग्री मिलती है, या फिर किसी डॉक्टर को अपना पहला बिग पे चेक मिलता है, या फिर अपना क्लिनिक खोलते हैं। अब इसके ऊपर से आजकल सब ही सोशल मीडिया की वजह से जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं वो भी ऐड इन करो। मेरा दोस्त तो फुल एंजॉय कर रहा है, मेरी दोस्त की शादी होने वाली है, कितना अच्छा लड़का मिला। या फिर ये साले अनपढ़ गवार इन्फ्लुएंसर्स बेमतलब की रील पर बकचोदी करते हैं और पैसा कमाते हैं। ऐसी हालत में हर कोई ये सोचेगा कि मैंने इतना पढ़ के क्या उखाड़ा। अपने आप को हर कोई फोन स्क्रॉल करते करते अंडर वैल्यूड फील करता ही है, पर वो लोग सबसे ज्यादा करते हैं जो अच्छे बच्चे की तरह उस दुनिया के बताए गए सिस्टम पर चले होते हैं। इनमें से एक डॉक्टर है मुजम्मिल, उसके बारे में इसके हॉस्पिटल स्टाफ वाले ही ये बोलते हैं। क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके के थे? 1008 रैंक थी, जिसको एक होनहार छात्र की निशानी मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो यहाँ तक। अब फाइट क्लब के फ्लॉप होने पर उनसे पूछा गया था कि ये मूवी कैसी है, मतलब ये किस बारे में है, कैसी है, क्यों है। तो इस पर एडवर्ड ने ये बोला था, This is a zeitgeist film. It's a film. कि आज से 25 साल पहले ही इस ही एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट के बारे में बात कर रही होती है जो पढ़े लिखे लोग फील करते हैं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसका कोई नाम नहीं है, इसको नैरेटर बोलते हैं, ये भी अपने काम में इतना बिजी रहता है कि ये सरोगेट एक्टिविटीज फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो वो अलग अलग चीजें खरीदता है जिससे वो अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा कर सके। तब भी बिल्कुल सैड और बोरिंग सा रहता है। फिर मूवी में आगे दिखाते हैं वो वर्क फ्लाइट पर रैंडमली एक बंदे से मिलता है, Tyler Durden. प्लस उसका किसी अननोन रीजन की वजह से वही घर ब्लास्ट हो जाता है। तो वो अपने उसी दोस्त के साथ उसके टूटे फूटे घर में रहने लग जाता है, जिसमें कभी पानी नहीं आ रहा, कभी बिजली नहीं आ रही। तब भी वो खुश होता है क्योंकि वो टाइलर के साथ होता है। और टाइलर उसके लिए इसीलिए इतना स्पेशल होता है कि टाइलर वो सब होता है जो वो होना चाहता था पर वो हो नहीं सकता। बाद में वो साथ मिलके एक मेंस फाइट क्लब शुरू करते हैं। तो जब भी उस ग्रुप में 2 मेल्स लड़ते थे तो आसपास वाले मेल्स चेयर करते थे। दोनों को ही एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फील होती थी, एक पावर फील होती थी कि वो कुछ हैं। बिल्कुल यही चीज हमें एक्स आईसिस और अलकायदा के मेंबर्स के कन्फेशन से भी सुनने को मिलती है। I don't regret come to Syria, because I came to help. Like example, coalition come to help the Kurds. I think I wanted to be part of history, part of making it and shaping it, rather than being a spectator. They look after you, they give you food, there's brotherhood, meaning you're sitting together, prayers are there, eating, sleeping rough, but it's fun. You go out, local, whatever, shopping for
camouflage gear, whatever. So I think the excitement, the glamour, those things were also there in those days in its own ways. They're much more glamorized today. So that was my feeling. So I came back really uplifted, and I felt, this is it. I've found the true Muslims. They're not running after the world and spending their lives working all the time and paying bills and all the headaches. So was it a form of escapism for many people? I never questioned. It was for me a relief. आप एक बार सोच के देखो कि ये रेडिकल अनपढ़ गवार जिहादी लड़कों के ग्रुप में डॉक्टर्स थे, इनकी कितनी इज्जत होती होगी। जब ये पढ़े लिखे लोग अपनापन फील करने लगते हैं ना उस ग्रुप में, उस पॉइंट पर लीडर्स इनको अपनी फिलॉसफी फीड करते हैं। इसका हम बेस्ट एग्जांपल पॉल पॉट और उसका ग्रुप कैमर रूज से ले सकते हैं। 1970s के बाद से ही वियतनाम वॉर की वजह से कैम्बोडिया के ही कुछ सीक्रेट ट्रेल्स पर यूएस बॉम्बिंग कर देती है। इसके अलावा कंबोडिया में और भी पॉलिटिकल टेंशन चल रही होती है। उनसे परेशान होकर कंबोडिया के कुछ लोग एक कम्युनिस्ट ग्रुप बना लेते हैं और उसका लीडर होता है पॉल पॉट, जो कंबोडिया को बिल्कुल आइसोलेट कर देता है फॉरेन अफेयर्स से, सारे बॉर्डर सील कर देता है। इनका प्लान होता है नया यूटोपिया बनाने का। हम इस देश को दोबारा से शुरुआत से सुधारेंगे। और मोस्ट ऑफ द अर्ली कम्युनिस्ट रिजीम्स की तरह इनके प्लान और पॉलिसीज में काफी ज्यादा फ्लॉज थे, इम्प्लीमेंटेशन में ही काफी गलतियां थी। इसलिए कोई इनके आगे बोले ना, 1975 से 79 तक लगभग 1.5 मिलियन टीचर्स, मॉन्क्स, डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज को मार दिया था। और इनकी पॉलिसीज की वजह से जो लोग इनके ओबीडियंट थे वो भी लाखों मरे। अब इतने लोगों को मारने का जिन्होंने काम किया वो कंबोडिया के किसानों के गांव में रहने वाले लड़के थे। और इनको जो ऐसा करने का पर्पस दिया गया वो 3 बाइट्स में दिया गया। सबसे पहले मॉरल सुपीरियॉरिटी। Man, I see in Fight Club the strongest and smartest men who've ever lived. बिल्कुल ऐसे ही पॉल पॉट की ऑर्गेनाइजेशन बोलती, किसान सबसे प्योरेस्ट क्लास है, तुम इन शहर वालों से, पढ़े लिखे लोगों से सबसे ऊपर हो, तुम ही दुनिया बदलोगे। फिर उसके बाद क्लियर अस वर्सेस देम का परसेप्शन दिया जाता था। People you depend on. We cook your meals. We haul your trash. We connect your calls. We drive your ambulances. We guard you while you sleep. Do not fuck with us. शहरों में रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स, वियतनामीज, मॉन्क्स, रिलीजियस पीपल वर्सेस द अंकार, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, किसानों की ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद सामने वाली पार्टी को एकदम डीह्यूमनाइज कर दिया जाता था। Our Great Depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. We're very, very pissed off. बिल्कुल ऐसे ही हमेशा प्रोपेगेंडा चलता, शहर के अमीर लोग आलसी हैं, टीचर्स और इंटेलेक्चुअल्स कभी भी रिबेलियन प्लान कर सकते हैं, मॉन्क्स और वियतनामीज स्पाइज हैं और फॉरेनर्स ने तो हमारे साथ बुरा किया ही है, इसलिए हम आज यहाँ हैं। कैमर रूजिस का उस समय का एक बहुत फेमस कोट है, बेटर टू किल एन इनोसेंट बाय मिस्टेक देन स्पेयर एन एनिमी बाय मिस्टेक। बिल्कुल ऐसी ही सऊदी से जो आइडियोलॉजी आई, वहाबी आइडियोलॉजी, वो बिल्कुल ऐसी ही थी जिसके बारे में खुद इस्लामिक स्कॉलर्स भी बताते हैं। Ibn Abdul Wahhab fought decades of jihad in his lifetime. His view was that the Ottoman Empire in its totality was a pagan empire, dawla mushrika kafira, and that anybody who supported the Ottoman Empire ipso facto automatically became a murtad or a kafir. And in his view, therefore, anyone who supported the Ottomans against him, anyone, in fact, his famous 10 principles, Nawaqid al-Ashara, one of them is very clear, مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْكَافِرِ أو شَكَّ حَتَّى فِي كُفْرِهِ, right? فَهُوَ كَافِرٌ. Whoever doesn't consider the kafir to be a kafir, or doubts if the kafir is a kafir, that person is a kafir. और ऐसे ही इन लड़कों को वो मिल जाता है जो मोस्टली हर मेल आजकल ढूंढ रहा है, अपनी हीरोज जर्नी। इन लड़कों में इतना पंप भर दिया जाता है, इनको इतना वैलिडेट कर दिया जाता है, इतना सिग्निफिकेंट बना दिया जाता है कि ये कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं। अभी ये जो फटा था उमर फिदाइन, इसकी वीडियो आई थी, उसमें वो अपने आप को हीरो ही मान रहा था। It is martyrdom operationist. अभी मैंने आपको कैमर रूजिस के बारे में बताया, ये तो खतरनाक थे ही, इनसे भी एक खतरनाक ग्रुप था, नाजीज की रिजर्व पुलिस बटालियन 101। अब इनके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैमर रूज जो थे वो लड़के थे, मतलब वो 16 से 26 साल तक के लड़के थे जिनको
ब्रेन वॉश करके ये सब काम करवाया गया था। और पुलिस बटालियन 101 में सारे मिडिल एज मैन थे। इनकी मिनिमम एज अबव 30 थी। ये वो मिडिल एज मेल थे जिनको वॉर में नहीं भेजा जा सकता था, तो इनको पुलिस में डाल दिया। कहने का मतलब है कि इनकी जवानी जाने के बाद नाजीज का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। इन्होंने अपनी पूरी जवानी नॉर्मल लड़कों की तरह बिताई। कोई कारपेंटर था, कोई ऑफिस में वर्कर था, कोई क्लर्क था, बेसिक जॉब करते थे। इसलिए इनको एक हिस्टोरिकल नाम से जानते हैं, द ऑर्डिनरी मैन। फिर भी इन लोगों ने मिनिमम 38,000 इनोसेंट जूस को मार दिया। ये फोटो आप देख रहे हो, ये उस इंसिडेंट की एक फोटो है। ये लोग जो ब्रेन वॉश नहीं थे बचपन से, ये ऐसी चीजें कैसे कर पाए। इसके बारे में भी मूवी कुछ हद तक बताती है कि मूवी में जो टाइलर होता है उसका एक अपना टेरर प्लान होता है, प्रोजेक्ट मेहम, जिसमें वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज की बिल्डिंग्स को ब्लास्ट करना चाहता है। पर वो अपने लड़कों को एकदम ये करने को नहीं कहता, उनको धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो वो एक बेसिक रूल फॉलो करने को कहता है उन सबसे। फिर उनको पैम्पलेट्स देता है कि किसको क्या वेंडलाइज करना है, मटेरियलिज्म के खिलाफ दुकानों में कैसी डिस्ट्रक्शन करनी है, या फिर उनका जो अपना घर होता है उसकी कैसे देखरेख करनी है। बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत में नाजी ऑफिशियल्स से इस पुलिस बटालियन को भी ऐसे ही ऑर्डर्स मिलते थे। पोलैंड में ड्यूटी करना, चेक पॉइंट सिक्योर करना, या फिर ऑर्डर मेंटेन करना, यानी बिल्कुल हार्मलेस जो उनकी जॉब होती है वही वाला काम। फिर उसके बाद उनको थोड़े से और मॉरली ग्रेट टास्क दिए जाने लगे। जूइश को गेटोज में रिलोकेट करना, फैमिलीज को जबरदस्ती घरों से निकालना, कोई बच्चा अकेला छूट के घर वालों से अलग होकर रो रहा है कहीं तो उसको इग्नोर करना। फिर इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ती है। जो मेल जूस हेल्दी थे उनको अलग करना और सिक और ओल्ड लोगों को अलग करना। उस बटालियन के लोगों को पता था कि इनको अलग क्यों करवाया जा रहा है, मारने के लिए, पर वो कुछ करते नहीं थे, या फिर इनको जंगल में ले जाकर छोड़ने के लिए बोला जाता था। फिर इसके बाद उनको एक दिन ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर आए कि एक विलेज का सफाया करना है, और उन सोल्जर्स ने विदाउट रिमोर्स वो कर भी दिया। यानी वो ऑर्डिनरी मैन वॉयलेंस देखते देखते उसके यूज्ड टू हो गए थे कि अब तो ये जिंदगी का पार्ट ही बन चुका है। अब इसी सिस्टम में हम इन डॉक्टर्स को भी रख सकते हैं। ऐसी ही और भी कितनी चीजें की होंगी, ऐसी हजारों इन्होंने वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये लोगों को मरते कटते हुए देखते हैं। अब ये जो पुलिस बटालियन 101 के ऑर्डिनरी मैन थे, इन्होंने अपना सबसे पहला मास ऑपरेशन योसेफो टाउन में किया, जिसमें इन्होंने मिनिमम 1400 औरतों, बूढ़ों और बच्चों को मार दिया। अब क्योंकि वो प्रोपेगेंडा से ब्रेन वॉश नहीं थे ना, तो कई सारे सोल्जर्स को ये काम करते करते साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी, और उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से फिजिकल बीमारियां भी होने लगी थी। पर वो लोग वो काम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि गिल्ट और एंगर से काफी ज्यादा जरूरी था ग्रुप में सोशल एंजाइटी ना फील करें। और मूवी में ना बिल्कुल यही चीज आप इस कैरेक्टर के साथ भी देखते हो। इसको इतनी मार पड़ती है कि इसका साले का चेहरा खराब हो जाता है। अब उसमें गुस्सा होता है बट वो कुछ कर नहीं पाता। He was killed serving Project Mayhem, sir. तो ये पढ़े लिखे लड़के जो ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मॉरली भी थोड़ा ऑब्लिगेटेड हो जाते हैं कि अगर मैंने छोड़ा तो मेरे को वैसे नहीं देखा जाएगा जैसे मुझे ये लोग देखते हैं। ये भी एक रीजन है, बट एक और मेजर रीजन है जिसके बारे में फाइट क्लब मूवी का ये बड़ा ही क्रूशियल सीन बताता है। टाइलर जब उन लड़कों को हायर करता है तो उनसे पूछता है, Sir. 2 pair black pants. Yes, sir. 1 pair black boots. Sir. 2 pair black socks. Sir. 1 black jacket. Sir. $300 personal burial money. Yes, sir. पता है बिल्कुल यही चीज एक आईसिस में रिक्रूटेड लड़के की माँ का इंटरव्यू लिया गया। वो अपने इंटरव्यू में ये बताती है कि मैं जब अपने बेटे से बात कर रही थी तो मेरी कुछ ऐसी बात हुई थी। They asked him that he had to buy his own protective gear. He had to buy his own, even his bullets for protect himself. He had to buy them, and that's what they don't tell you when they're recruiting you. These kind of things, they're not telling you all these things that actually. यानी पहले तो इन लड़कों का खुद ही डिजायर होता है अपनी हीरोज जर्नी को अचीव करने का, साथ ही टेरर ग्रुप्स वाले इनको वैलिडेशन के बदले में बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्टेड भी कर देते हैं। ये लोग एफर्ट से इन्वेस्टेड होते हैं, मेंटली इन्वेस्टेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पैसों से भी इन्वेस्टेड होते ही हैं। प्लस अलकायदा की बॉम्ब स्क्वाड में 4 साल जिहाद करने वाले आयमन अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं। Mistake is your last mistake. You're not going to live to make another mistake. And therefore, you have to be absolutely careful. One wrong word, and you are
a head shorter and 6 feet under. If you are nervous, it will show. अच्छा, इसी बंदे को ना बाद में ब्रिटिश इंटेलिजेंस पकड़ लेती है, फिर इसको वो MI6 का एजेंट बना देती है। यानी ये MI6 के लिए डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। तो उसके बाद जब इसने अलकायदा के कुछ लीडर्स को मरवा दिया और फिर MI6 को भी छोड़ दिया, अलकायदा को भी छोड़ दिया, उसके काफी साल बाद भी इस पर मल्टीपल अटैक्स होते रहे। I would say yes. They are angry enough to try to kill me twice. Once in 2009 and one in 2016. अब इन्हीं नेगेटिव पॉइंट से एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट निकलता है कि जब भी इनके ग्रुप में कोई सैक्रिफाइस होता है ना, तो उसको ग्रुप में इंस्टेंटली एक एलीट पोजीशन मिल जाती है। यानी ये चीज दिखा देती है कि ये लोग ग्रुप में आते ही हैं सिग्निफिकेंस के लिए। इसलिए ग्रुप में ये जो सबसे जरूरी चीज पा सकते हैं ना, वो होती है एलीट पोजीशन। और उसको पाने के बदले में अगर ये मर भी जाए ना, तो उसमें भी ये लोग खुश होते हैं। इसलिए इन लोगों की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इन्होंने मेफिस्टो से डील साइन कर ली। गिल्ट हो, डर लगे, बुरा लगे, उस पर वो कुछ नहीं कर सकते। They're gonna kill you or put you in prison if you don't do this. You cannot argue with them if they have a rule. Example, the attacks in Belgium. If you argue with them, it's not. Now, अब इस मूवी के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, पर I get it. First rule of Fight Club, right? अब दोस्तों, इस चैनल से जुड़ी एक अनाउंसमेंट है कि मैं अपने इस चैनल के लिए वीडियो एडिटर्स ढूंढ रहा हूं। तो मूवीज देखने में इंटरेस्टेड हैं और आप ऐसी एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर इससे मेरी पिछली वीडियो देख लेना जो मैंने लास्ट अपलोड की थी। ऐसे आप विजनरी हो कि आप ऐसी AI वीडियोस बना सकते हो, तो यार मुझे कांटेक्ट करो मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी इस ईमेल आईडी पर।